लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लॉ कहता है कि जितने इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं उतने इक्विवेलेंट दूसरे के। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंट 1 इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंट 2, बराबर रिएक्ट करते हैं। ये देखो, यदि मान लीजिए मैंने इसको, ये देखिए ये एक एक बार डस्टर और मेज के बीच रिएक्शन हो रही है। ये देखिए एक पड़ा, एक मारा गया, ठीक है, एक ही मारा, एक पड़ा और एक आवाज आई, आवाज भी एक ही आई। अगर मैंने दो मारे, ये देखना, तो दो मेज को पड़े, ठीक है, दो मेज को पड़े, दो डस्टर ने मारे और दो ही आवाजें आई। प्रोडक्ट मतलब आवाज, कितनी आवाजें आई? दो। कितने प्रोडक्ट बने? दो। ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। जितना मारा गया उतना ही पड़ा, ठीक है। यदि मैंने ऐसी रिएक्शन लिख दी, देखिए जो कल आपको समझा भी चुका हूं मैं, आप a प्लस 2b इक्वल टू 3c, और ये 3c जो बना ये फिर d से रिएक्ट करे, तो ये बना सपोज 2e, ये 1d से रिएक्ट किया, और ये 2e सपोज रिएक्ट करा f से, 3f से, तो ये बना g। अब देखो ये रिएक्शन लिख दी मैंने। इस रिएक्शन की अगर मैं मोलरिटी पढ़ूंगा तो इस तरह से 1 मोल ए रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ बी, यानी 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो कितने मोल बना रहा है? 3 मोल्स ऑफ सी। 3 moles of C react with 1 mole of D, form 2 mole of E. 2 mole of E react with 3 moles of F and form 1 mole of G. अब बताओ, ये मोल में मैंने बात की, किसमें बात की है? तो मोल कंसेप्ट तब लगाया जाता है जब रिएक्शन बैलेंस कर ली जाए। सपोज ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जो बैलेंस है, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये होता है, जितने इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करेंगे उतने ही इक्विवेलेंट बी के, जबकि ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल रिएक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ सी, बराबर बनाइए। कितने मैंने, ये देखिए, ये एक बार मारा, एक पड़ा, एक मारा, आवाज भी एक आई, कितनी बार रिएक्शन कराओ। ये देखिए इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ई इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एफ इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जी। काफी बड़ा मैंने लिख दिया, इतना बड़ा आता नहीं अपने को, सिंपल सा आता है ये बस इतना, ठीक है। इक्विवेलेंट हमेशा, अगर मान लीजिए कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो, कुछ ज्यादा बड़ी लिख दिया, आप यहां तक लिख सकते हो, यहां तक लिख सकते हो, ये छोड़ सकते हो इतना, वो तो आप 10 लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बस बात समझ आना चाहिए, ठीक है। जितने इक्विवेलेंट मैं बोलूंगा, जितना मैं बोलूंगा उतना ये सुनेगी, ये सुनेगी, ये सुनेगा, वो सुनेगा, वहां भी भाई भैया जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं वो भी उतने ही सुनेंगे, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी। बोले सर यहां तो एक टीचर है और 100 स्टूडेंट हैं, तो यहां एक ए है और 2 बी है, एक टीचर है और 100 स्टूडेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ टीचर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्टूडेंट, बराबर। जितना मैं आपको बोल रहा हूं उतना सब का सब आपके कान में जा रहा है, समझ गए? तो जितने इक्विवेलेंट मेरे उतने आपके। ये सिंपल इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। अब इसको आप कहीं भी किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हटाऊं इसको, जल्दी लिखिए स्पीड से।
देखिए, यदि मैंने कल एक इक्वेशन आपको NaOH और HCl वाला शायद समझाया था, याद है? याद है या नहीं? क्या इक्वेशन था? मैं फिर से वह क्वेश्चन आपको रिपीट करा रहा हूं। अगर दे दिया 25 ml ऑफ HCl is titrated with NY2 40 ml of NaOH, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल था। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। कहने को सिंपल है, लेकिन बात हमको इसकी अच्छी तरह से समझना। हटा दो इसको। आप इस पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाइए। रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये भर बनाना है हमको। ये देखो, HCl और NaOH में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? तो जितने इक्विवेलेंट HCl के रिएक्ट करेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट NaOH के रिएक्ट करेंगे। बोले सर, ये तो आपने इक्विवेलेंट में तो नहीं दिया है। तो मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये पहला फार्मूला लिखा था मैंने। दूसरा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। याद है भाई? भूलना नहीं इक्वेशंस। तो इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये दूसरा आ गया। अब बस कर देता हूं, अब ठीक है? और कम करूं? इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये दो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और यदि नॉर्मेलिटी नहीं है हमारे पास और मोलैरिटी हो, तो मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किस में बदल दें? और ये वॉल्यूम, ये इक्विवेलेंट, ये तीन। अब बताइए, यदि मैं इसका इक्विवेलेंट लिखता हूं तो इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वो देखिए फार्मूला इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो ऐसा कर दिया मैंने समझाने के लिए, इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इसको देखिए, इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और ये HCl के लिए, ये NaOH के लिए, इसको नाम दे देता हूं N1V1, इसको नाम दे देता हूं N2V2, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हो गया या नहीं इक्वल? बोलो, समझ आ गया? कितना सिंपल। तो कल आपको मैंने ये क्वेश्चन यहीं से दिया था। तो आप बताइए, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl कितनी है, वह आपको निकालना है। वॉल्यूम दिया है 25 ml, ठीक है? और ये 1/2 था इंटू 40, ये हमारे पास आ गया नॉर्मेलिटी N1 इक्वल टू 20/25, ठीक है? कुछ भी जो आप मन इच्छा अपनी। 0.8 ये आ गया हमारे पास, 0.8N। ये किसकी नॉर्मेलिटी आ गई देखो। अगर मान लो आगे मुझे एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HCl, तो फिर ये फार्मूला लगा देंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू देखिए क्या है, ये देखिए, क्या है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू, और नॉर्मेलिटी तुमने कितनी निकाली? 0.8, और n फैक्टर HCl का, ये देखिए मोलैरिटी वही आ गई HCl की, ठीक है? आ गया समझ? वही देखिए, एंड आगे कैलकुलेट द मास ऑफ HCl, कैलकुलेट द मास ऑफ HCl किसमें? अब कुछ नहीं लिखा तो 25 ml में, कुछ नहीं लिखा तो किसमें? 25 ml में कितना मास। और यदि वो लिख देते कैलकुलेट द मास पर लीटर, तो हम पर लीटर भी निकाल देते उसको। आ गया नहीं समझ में?
तो मास निकालना मुझे बताइए, क्या कर दूं मैं? इक्वी यहीं से ये देखिए, ये दिया है आपको इक्विवेलेंट इसका, यहां देखिए कितना, ये ठीक है। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं इधर, ये समझा देता हूं, अच्छा है ना, ये लिख लिया पूरा आपने। ये देखिए NaOH कितना है, हाफ इंटू 40 ml। ये था। अब ध्यान देना बेटा, ये दूसरी तरीके, दूसरी बात समझा रहा हूं मैं। यहां पर N1V1 इक्वल टू N2V2 नहीं, बस NV, ये इसका इक्विवेलेंट नहीं आया, ये मिली इक्विवेलेंट आया, समझ गए? क्योंकि इसका मिली इक्विवेलेंट इसी के मिली इक्विवेलेंट के, एम से एम कैंसिल, तो बात वही आ गई। लेकिन हमको तो इसका मिली इक्विवेलेंट निकालना, तो इसका निकाल दिया मैंने और डिवाइड कर दिया किससे, ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। जितने इक्विवेलेंट NaOH के उतने ही इक्विवेलेंट किसके, HCl के। और इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेट अपान, ये देखिए वेट अपान, और ये इक्वेट कर दीजिए। आ गया समझ? तो NaOH के नॉर्मेलिटी वॉल्यूम से इक्विवेलेंट निकाले, इसके इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, ये HCl के लिए है, ये किसके लिए है, और ये इक्वल। और अब तुमको वेट निकालना है, तो वेट अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl मालूम है कितना होता है, इक्वल टू हाफ इंटू 40/1000। ये देखिए ये आ गया वेट, कितने ml में वेट है, 40 ml में जो वेट था वही आया ना ये, क्योंकि 25 ml में, 25 ml में जो वेट था वही आया। क्यों? क्योंकि ये पूरा 25 से ही तो टाइट्रेट किया जा रहा है, तो ये जो वेट आया पूरा 25 ml। आ गया समझ में कि नहीं आया? ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। आप चाहें तो नॉर्मेलिटी निकाली थी, उससे वेट निकाल लें वापस। ये देखो दूसरा तरीका, ये आपने नॉर्मेलिटी इक्वल टू जानते हैं वेट अपान इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। कितनी नॉर्मेलिटी निकाली थी HCl की तुमने, 0.8। वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट 36.5 होता है, और वॉल्यूम कितना था, ये लीटर में बदल दिया। बोले सर यहां आपने 25 यूज किया और यहां 40, तो यहां क्या किया, NaOH की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम से उसका इक्विवेलेंट निकाला, इसका इक्विवेलेंट निकाला, इसने मेज को मारा, तो मेज का इक्विवेलेंट आ गया, माने HCl का इक्विवेलेंट आ गया। इक्विवेलेंट ऑफ HCl से क्या निकाल दिया, उसका वेट। कैलकुलेट कर लीजिए वही आएगा। दोनों सेम आते हैं कि नहीं, कैलकुलेट करके देख लीजिए। आ गया समझ में वेट कैसे निकाला मैंने? तो वही चीज है, वेट निकाल दिया, नॉर्मेलिटी निकाल दी, मोलरिटी निकाल दी, जो आप चाहें वो निकाल सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट हुआ बोलो? जितने भी टाइट्रेशन हैं कोशिश कीजिए कि वे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सॉल्व किए जाएं। आ रहा है भाई कि नहीं? आपने यहां से वेट और वहां से वेट कैलकुलेट करके सेम निकाला या नहीं? पक्का कर दूं क्लीन? तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट हुआ भाई? इक्विवेलेंट कंसेप्ट। देखो
क्वेश्चन है तुम लोग के पास वो है क्या स्टोकियोमेट्री वाली बुक, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लेता हूं ना मैं सीधे। ये रिएक्शन है 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट रिक्वायर्स 200 ml of 0.1 NaCl for neutralization. What is the equivalent weight of metal carbonate? ध्यान दो, कोई भी मेटल कार्बोनेट, एनी मेटल कार्बोनेट, जो आपको नाम नहीं दिया है तो हमने ऐसा लिख दिया। यदि मुझे नाम दे दिया जाता Na2CO3 तो मैं बिना क्वेश्चन सॉल्व किए इक्विवेलेंट वेट निकाल देता। ठीक है, जो आपने निकाल रखे हैं। तो मेटल कार्बोनेट का जितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा उतना ही इक्विवेलेंट HCl का रिएक्ट करेगा। मेटल कार्बोनेट का जितना इक्विवेलेंट है उतना ही इक्विवेलेंट HCl रहेगा। ठीक है, कितना सिंपल मामला है देखिए। और इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इसका देखो, ये दिया है, ये दिया है, नॉर्मेलिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है। कितनी नॉर्मेलिटी दी है बताइए? 0.1। और वॉल्यूम कितना दिया है? 200 ml में है ये। और आपको इसका क्या दिया है? ग्राम। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट कैसे लिख सकता हूं? वेट अपान, ये देखिए डायरेक्ट, ये दोनों इक्वेट हो गए। समझ आ गया है नहीं? अरे इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। और वेट कितना दिया है इसका? 1 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है मेटल कार्बोनेट का। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों भी बराबर हो गए, पर ये ml में है। और ml को किस में बदल दिया जाए? जल्दी बोलिए। अब ये कन्वर्ट हो गया लीटर में और इसको सॉल्व कर लिया जाए, इक्विवेलेंट वेट आ गया। आ गया समझ कि नहीं? ना तो मेटल का नाम दिया, ठीक है, बिना मेटल का नाम दिए भी आपने मेटल कार्बोनेट का क्या निकाल लिया? इक्विवेलेंट वेट। मेटल कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जो आएगा वो इक्विवेलेंट वेट आएगा। और अगर मान लो वो लिख देता मेटल कार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करता, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है,
मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, कंप्लीट भी लिखना है यहाँ। Na2CO3 बताइए, सोडियम 23 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 48, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। और किससे डिवाइड कर दूं? 2 से। कल आपको समझाया सॉल्ट का एन फैक्टर, उस पर चार्ज और उसका कोफिशिएंट। चार्ज है 1, कोफिशिएंट है 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया इक्विवेलेंट वेट। बताओ क्या प्रॉब्लम, समझ आया प्रॉब्लम? हटा हटा दूं इसको? ये क्वेश्चन नंबर है, मैंने नाम नहीं लिखा, 62 था ये। कितना आ रहा है आंसर? आ गया? सिक्सटी नाइन। क्वेश्चन नंबर 69। $110 ml of normal H2SO4 required the dissolution of 0.33 gram of metal. What is the equivalent weight of metal? Question number 69. Question number 69. तो कितना सिंपल है, जितने इक्विवेलेंट H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, उतने ही इक्विवेलेंट मेटल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसको मत देखो, हम जानते हैं इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, ये मेटल के लिए लिख दिया इस तरफ वाला। और हम जानते हैं इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और ये बराबर होते हैं। समझ आ गया? सिंपल। बोलिए कितना दिया है भाई? 110 ml। नॉर्मेलिटी कितनी दी है? 1। बोले सर यहां कुछ लिखा नहीं है। तो जब कुछ नहीं लिखा तो अपन 1 मानते हैं। ठीक है, कैसे एग्जांपल याद रखें? नॉर्मल लिख देते हैं, यहां पे एन की जगह नॉर्मल लिख दिया, नॉर्मल सॉल्यूशन, तो 1 नॉर्मल। और इट इज वेरी सिंपल, ये आ गया वेट। वेट कितना है? 3.3 ग्राम अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल लीजिए। कौन सा कंसेप्ट? इक्विवेलेंट कंसेप्ट। हो गया क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 73। अच्छा ये बताओ, सबके पास बुक है ये? मैं लिखूं नहीं? कितने लोग, मतलब सब शेयर कर पा रहे हैं, बुक है कि नहीं? वेरी गुड। तुम लोग तो क्या है, अगर 11th में होते तो डांट देते कि भाई बुक लाना, मैंने पिछली क्लास में भी बोला ये तो साथ होना चाहिए। और तब भी बात कर रहे हैं, देखो कितना दर्द है सीने में मेरे। बुक भी नहीं है, मैं लिख रहा हूं यहां। बुक भी नहीं है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, उसके बाद आप बात कर रहे हैं, कितना दर्द होता होगा। The normality of acidic mixture of HCl and H2SO4 is 0.5 N 200 cc of this solution. Excess of BaCl2 was added so as to give 2.33 gram BaSO4. What is the normality of HCl? अब देखो, ये मेज है, इसको दो लोग मार रहे हैं, ये डस्टर भी मार रहा है इसको, डस्टर की आवाज ये, और ये भी मार रहा है, इसकी आवाज ये, दोनों की आवाजें अलग अलग है। डस्टर ने दो मारे, इसने एक मारा, पड़ा उसको कितना? मारे कितने गए? 3। पर दो अलग अलग लोग उसको पिटाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट को इस तरह से कुछ लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर नॉर्मेलिटी ऑफ एसिडिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2SO4, ये दोनों के मिक्सचर की नॉर्मेलिटी है, और उस मिक्सचर का कितना? 100 ml। किससे ट्रीट किया गया? BaCl2 से। ठीक है, जब आप BaCl2 से ट्रीट करेंगे तो H2SO4 रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट नहीं करेगा। ये देखिए इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये HCl और H2SO4 का मिक्सचर है, इसमें हमने BaCl2 डाल दिया, BaCl2 डाल दिया, और ये मिक्सचर कितना है? 100 cc 0.5 N है। ठीक है, 100 cc 0.5 N। बताइए, जब BaCl2 इसमें मैं डालूंगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी पहले से Cl है, BaCl और H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा, और ये एक्सेस में डाल रहे हैं, तब तक डाल रहे हैं जब तक कि सारा H2SO4 BaSO4 में प्रेसिपिटेट ना हो जाए। समझ आ गया? कितना भी डाल दो तुम इसको, लेकिन बाकी अनरिएक्टेड रहेगा, और जितना ये होगा उतना ही ये रिएक्ट करेगा। आ गया समझ में? तो ध्यान से सुनिएगा, जितने इक्विवेलेंट आपने H2SO4 इसमें होगा, उतने ही इक्विवेलेंट BaCl2 रिएक्ट करेगा। ये
उतने इक्विवेलेंट। बाकी बोले सर आप एक्सेस में डाल रहे हो, तो एक्सेस में अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। और उतने ही इक्विवेलेंट कौन बनेगा, BaSO4। तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। जितने इक्विवेलेंट H2SO4 होगा उतने ही इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आ गई बात समझ में? ठीक है। और अगर मैं इसके इक्विवेलेंट निकाल लूं तो इसके आ गए और इसके आ गए, तो टोटल में से, टोटल ये है 0.5 100 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। देखिए पहले हम ये निकालते हैं। अब बताइए इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है भाई, वेट अपान, और इसका कितना वेट बन रहा है BaSO4 का, जल्दी बताइए। 2.33। ठीक है, 2.33 BaSO4 का इक्विवेलेंट बन रहा है, ग्राम बन रहा है। अब क्या तुम BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो? तो इधर देखो, बेरियम 50, बेरियम जो भी हो 137, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, सब काउंट करोगे तो ये आ जाएगा 233। और बेरियम पर कितना चार्ज है और उसका कोफिशिएंट 1। तो कल आपको बतलाया था कि साल्ट पर जो चार्ज केटायन और उसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है? नहीं, रेडॉक्स नहीं है। इसमें H जैसा का तैसा है, सल्फेट जैसा का तैसा है, Cl जैसा का तैसा है, नो चेंज। तो ये रेडॉक्स नहीं है। तो 2.33 डिवाइडेड बाई 233, ये तो इसका हुआ मॉलिक्यूलर वेट, और एन फैक्टर कितना हो गया 2। ये क्या आ गया बताइए, इसको सॉल्व करके लाइए तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गए, H2SO4 के। इसको जब तक सॉल्व कर लीजिए, ये पहली बात। अब बताइए इक्विवेलेंट ऑफ टोटल जिसमें HCl और H2SO4 दोनों हैं ये, और इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। भाइयों नॉर्मेलिटी दिए कितनी 0.5 और वॉल्यूम दिया है 100 ml, 100 ml डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया 0.05। और ये कितना आया जल्दी बताइए निकाल के, 0.02 लिख दूं, 0.02 इतना। ठीक है, अब बताइए हमारे पास टोटल, इधर देखिए पॉइंट, ये टोटल, टी का मतलब टोटल, HCl और H2SO4 दोनों के मिलाकर के इक्विवेलेंट कितने, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम है 0.1 लीटर, ये हो गया 0.05, ये टोटल। और ये कितने आए 0.02। बोले कैसे, ये सामने रखा है ऐसे। ठीक है, अब बताइए तीसरी बात, इक्विवेलेंट टोटल माइनस इक्विवेलेंट H2SO4, ये टोटल का मतलब ये दोनों इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये आ गया टोटल है 0.05, ये है 0.02, कितना आ गया बताइए 0.03। HCl के इक्विवेलेंट कितने आ गए 0.03। ठीक है, इक्विवेलेंट आ गए। और अब बताइए अगली बात, मुझे निकालना क्या है, यदि इक्विवेलेंट निकालता तो ये, मुझे क्या निकालना है, अच्छा तुम बता सकते हो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन। भाइयों नॉर्मेलिटी निकालना है तुमको, इक्विवेलेंट कितने आए और वॉल्यूम कितना है भाई, 100 ml का मतलब क्या होता है 0.1 लीटर, ये आ गई नॉर्मेलिटी, कितनी आई 0.3। है आंसर उसमें या नहीं? समझ आ गया? तुम जानते हो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ऑल स्टेप्स आर क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं आया समझ? अच्छा बताओ किस किस को नहीं आया, अपन एक बार और सिर फोड़े अच्छे से। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द नॉर्म एसिडिक मिक्सचर, ये देखो ये मिक्सचर दिया जा रहा है पेनों का। ये कितना है ये मिक्सचर? इसमें 2 ब्लैक और एक रेड पेन है, ठीक है, समझ आ गया? तो एक को HCl मान लो, एक को H2SO4 मान लो, ऐसा ये मिक्सचर है। आपको नहीं मालूम कि ये कितना है, ठीक है। और मैंने इसे पेन दे दिए, देख बच गई, लग गई, लगा तो नहीं, अपने आप चला गया वो तो। ये तो मैंने इसे पेन दे दिया, 2 पेन दे दिए मैंने, ठीक है। अब इसने बताया ब्लैक पेन दिए मुझे, तो क्या दिए मेरे को? ब्लैक पेन। तो मेरी तुरंत समझ आ गया कि मेरे पास जो बचा है वो रेड पेन होना चाहिए। तो कितना सिंपल है कंसेप्ट। कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए, देखिए नॉर्मेलिटी मिक्सचर की और वॉल्यूम कितना दिया है? 0.5 है, नॉर्मल है, और 100 सीसी है। ये देखिए 0.5 है, नॉर्मल है, 100 सीसी। 100 सीसी का मतलब 0.1 लीटर। कितना हो गया टोटल? ये टोटल HCl और H2SO4 का इक्विवेलेंट है टोटल। अब मुझे क्या चाहिए? टोटल में से यदि मैं H2SO4 का इक्विवेलेंट माइनस कर दूं तो किसका आ जाएगा? लेकिन मुझे H2SO4 का इक्विवेलेंट मिले कैसे? तो उसके लिए आगे ये लिखा है कि यदि सॉल्यूशन में BaCl2 मिलाते जाएं, ठीक है, और इतना मिला दें कि सारा का सारा H2SO4 रिएक्ट कर जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जितने इक्विवेलेंट H2SO4 है यहां पर, उतने ही इक्विवेलेंट BaCl2 रिएक्ट करेगा। ऐसा सोचो, एक्सेस में मिला रहे हैं। मैं तुम्हारे घर गया, तुमने खाने पे बुलाया, ठीक है, तो तुम खाना निश्चित रूप से एक्सेस रखोगे, रखोगे कि नहीं? नहीं रखोगे। पर मैं खाऊंगा तो उतना ही जितनी जरूरत है। तो ये एक्सेस में कितना भी डाल दो, ये खाएगा उतना जितना यहां पर है, ठीक है। अपने को तो मालूम नहीं कि ये कितना खाएगा। तो मैं मालूम है मुझे मैं कितना खाऊंगा तुम्हारे घर पे आ जाऊं तो? मालूम है तुम लोग को? नहीं मालूम है। तुम जो सोच रहे हो उससे बहुत डिफरेंट मेरा वैल्यू रहेगा। तो सोचो, तो अपने को मालूम नहीं है, इसलिए अपन ने क्या किया? एक्सेस में डाल दे। तेरे को जितना खाना है खा ले, बाकी अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा, उसका डर नहीं हमको, ठीक है। पर तू ये मत बोलना कि मैं भूखा रह गया। तो जितने इक्विवेलेंट H2SO4 उतने ही इक्विवेलेंट कौन? और दोनों में रिएक्शन हुई तो उतने इक्विवेलेंट क्या बना? और इसी का तुमको क्या दिया है? ये देखिए वेट दिया है इसका, तो इसका वेट दिया, इसी का क्या दिया है? मॉलिक्यूलर वेट। बोले ये तो दिया नहीं है। वही तो आपको बोल रहा हूं कि वो दिए नहीं जाते हैं, वो तो आपको मालूम होना चाहिए। तो बेरियम का आपको एटॉमिक वेट लिख के दिया जाएगा। तो बेरियम का एटॉमिक वेट होगा करीब करीब 137, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, तो ये हो गया टोटल कितना? 233, 233। अब बताइए ये है। बोले सर आपको कैसे मालूम कि इसका एन फैक्टर 2 है? तो आपको हम समझा चुके हैं कि जितना केटायन का चार्ज और उसका कोफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वह कहलाता है क्या? एन फैक्टर। एन फैक्टर हो गया 2। ये मुझे मिल गया 0.02। 0.02 क्या? इक्विवेलेंट ऑफ BaSO4। तो उतना ही क्या खाया होगा H2SO4 ने, और उतना ही H2SO4 हो गया। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट क्या हुआ? 0.02। आ गया समझ? और टोटल इक्विवेलेंट कितना था? और 0.05 में से यदि 0.02 माइनस कर दोगे तो बचेगा किसका? ये HCl का।
और नॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आए और वॉल्यूम कितना, ये दे रखा है टोटल वॉल्यूम। इस कमरे का वॉल्यूम जो भी हो, तो टीचर अपान कमरे का वॉल्यूम फिक्स है, स्टूडेंट अपान कमरे का वॉल्यूम, ठीक है, फोटोग्राफी करने वाले भैया अपान उनका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। तो कमरे का वॉल्यूम हमेशा उतना ही। तो H2SO4 पढ़ा रहे चाहे HCl, सबका टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 ml, वही वॉल्यूम होगा जिसमें HCl है। पॉइंट में फंस गया भेजे में। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से हम HCl की नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो, ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझ आ गया? तो कितना इक्विवेलेंट कंसेप्ट के कितने भी क्वेश्चन करो, बस दिमाग लगाना होगा आपको। In a metal oxide, 20% of oxygen by weight, its equivalent weight is, माने मेटल ऑक्साइड है, यहां देख ध्यान देना, यहां ध्यान देना, ये मेटल और ये ऑक्साइड, ये तैयार हो गया मेटल ऑक्साइड। तो मेटल का मास और ऑक्सीजन का मास, तो यहां देखिए मेटल ऑक्साइड, मुझे नहीं मालूम कि इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड पूछा है, इक्विवेलेंट, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज, इट्स का मतलब मेटल ऑक्साइड।
वो क्वेश्चन पूछ सकता था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो वो भी निकाल सकते थे, ठीक है, वो भी निकाल सकते थे। अब मुझे बताओ कोई ऑक्साइड लिख के बताओ मुझे, कोई भी ऑक्साइड, Na2O। चलिए ये देखो मैं Na2O लिख रहा हूं, Na2O में मेटल सोडियम हो गया जिस पर चार्ज होता है 1 और ऑक्सीजन पर -2, ठीक है। माने ऑक्साइड आयन पर चार्ज कितना है, -2। मुझे मेटल ऑक्साइड, अब इसको मैंने हटाया और M कर दिया यहां पर, ये अब मुझे नहीं मालूम इस पर चार्ज कितना होगा, कुछ भी, मुझे क्या करना, ठीक है। मैं तो ऐसा लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, ठीक है, इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड आयन, मेटल आयन जो भी उस पर चार्ज हो, ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। जितने इक्विवेलेंट मेटल होगा उतने ही इक्विवेलेंट ऑक्साइड आयन उसके साथ एसोसिएट होगा, उतना ही इक्विवेलेंट मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ तो जितने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन उतने इक्विवेलेंट मेटल, उतने इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जितने इक्विवेलेंट मेटल आयन उतने इक्विवेलेंट मेटल का ऑक्साइड आयन उतने इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन कितने परसेंट है, मेटल इस मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 20। माने अगर मान लीजिए मैं 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड मान लूं, ठीक है, 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ ऑक्साइड आयन या ऑक्सीजन, एक ही बात है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्म क्या है, O2 नहीं है, O नेगेटिव आयन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये देखिए ये जितने इक्विवेलेंट ये उतने इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट की विद्या क्या है, वेट अपान, इसके लिए भी वेट अपान, बताइए इसका वेट कितना है ऑक्साइड का, ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन है ये, ऑक्सीजन किस में बदल गई है, ऑक्साइड आयन में। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 0.00054, नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझाया या नहीं समझाया, मैंने अभी समझा दिया। तो वेट 20 ग्राम, ऑक्साइड आयन का मास, ऑक्साइड आयन का एन फैक्टर जल्दी बोलो 2, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन एटम है 16 डिवाइडेड बाई उसका एन फैक्टर कितना, ये यही एन फैक्टर है। लिखा या नहीं लिखा था आपने, लिखा है पक्का, चार्ज, ये एन फैक्टर आ गया और ये इक्विवेलेंट मास आ गया 20/8, 20/8 इक्वल टू इसका वेट कितना माना, अपान ई, निकाल लीजिए। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बना लिया आपने, 40 आ गया आराम सर, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट समझ आया। आगे देखो, इसी में यदि मैं क्वेश्चन कर देता कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड नहीं मेटल का,
तो ये पहले आप सॉल्व कर लो, लिख लिया सबने, और इसमें ही अपन आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया। इसमें आगे क्वेश्चन में बढ़ा देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल की बात की, आ गया समझ में? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल की बात की मैंने। ऑक्साइड आयन का इक्विवेलेंट मास कितना? 8। हटा दूं ये? आप देखिए, मैं इतने पोर्शन से भी सॉल्व कर सकता हूं, जितने इक्विवेलेंट मेटल रिएक्ट करेगी उतने ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, उतने ही इक्विवेलेंट मेटल का ऑक्साइड बनेगा। जितने इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड है उतने ही इक्विवेलेंट उसमें ऑक्साइड आयन है, उतने ही इक्विवेलेंट उसमें मेटल आयन है। बताइए कितने परसेंट ऑक्सीजन है? ये देखिए 20% यदि ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 80% क्या होगा उसमें? तो 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या हो गया? ऑक्सीजन, और 80 ग्राम क्या हो गया? मेटल। समझ आ गई बात? और वेट, अच्छा भाई, इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। इसके लिए भी वही लिखना है और इसके लिए भी वही लिखना है। इसका इक्विवेलेंट वेट मेटल का आपको निकालना है, और डिवाइडेड बाय ऑक्साइड आयन का कितना आ गया? ये आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। जबकि उस समय क्या निकाला था तुमने? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड निकाला था। बोलो कंसेप्ट, ये सभी एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, सारे एग्जाम में आया है, ठीक है। और अभी मैंने इससे सॉल्व किया, अब मैं फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व कर सकता हूं। देखो, मतलब इससे और इससे सॉल्व करना है। ये देखो, 80 ग्राम क्या है? मेटल। इससे सॉल्व कर रहा हूं, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। 80 ग्राम क्या है? मेटल। उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। 100 ग्राम क्या है टोटल? मेटल ऑक्साइड। अरे भाई, मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है? 20%। तो 20% यदि तुम ऑक्सीजन हटा दोगे तो मेटल कितना भैया? 80। और मेटल ऑक्साइड पूरा कितना? 100 ग्राम। और इसमें दो चीज हैं, ये देखिए, ये है और ये है इक्विवेलेंट। इधर देखो, इधर देखना, ये है इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो इसका इक्विवेलेंट वेट प्लस इसका इक्विवेलेंट वेट दोनों का सम। ये देखिए, वेट अपान क्या लिखते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये मेटल है, ये केवल मेटल की बात की, और इसको स्प्लिट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड आयन। इस पर चार्ज जो हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, हमें इस पर चार्ज जो हो, मन चाह उसकी इच्छा। अब बताइए इसका कितना है? 8। 80 अपान इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन इक्वल टू 100 अपान इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आयन, या मेटल जो इक्विवेलेंट मेटल का वही इक्विवेलेंट मास का मेटल आयन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 8। ये आ गया। इसको सॉल्व करिए, आता है कि नहीं? वही जो आपने अभी निकाला मेटल के लिए। आ गया या नहीं?
अब बोलो कितना, जो तुम्हारी इच्छा तुम लिख लो। जिसने पेन खोल लिया, जिसने पेन कॉपी पर रख दिया और जिसने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो उसका सॉल्यूशन होना निश्चित है, तय है। ठीक है, हटा दूं? हो गया क्लियर? मैंने इक्विवेलेंट कंसेप्ट के काफी सारे क्वेश्चन समझा दिए आपको। 1 बाय 1 आप सारे सॉल्व करना, कोई मत छोड़ना। 200 करीब क्वेश्चन है उसमें, 200-250, बस ये अगर एक एक से सॉल्व हो गए तो आपका मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। अब देखो अगला, मोल का और इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आपस में बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, मैंने लिया बताइए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका कितना मोल बनता है? 2 मोल। तो इसमें आपको हमेशा इसको पहले पढ़ना, 1 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल गिव 2 मोल, ये पढ़ा जाता है स्टोकियोमेट्री। अब क्वेश्चन देखना है, ये स्टोकियोमेट्री पढ़ना है। 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है तो इसका 2 मोल बनता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दिया है 1 मोल H2 1 मोल Cl2 से रिएक्ट करती है, तो आंसर 2 मोल HCl बनता है। ये बन गया, पहले 0 था, ये 1 पूरा रिएक्ट कर गया, 0 बचा, ये 1 पूरा रिएक्ट कर गया, 0 बचा, और ये बन गया 2 मोल। ये कहलाया मोल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट कहलाया? मोल कंसेप्ट। कि आपको HCl पूछा जाए कितना बना, आपको पूछा जाए कि H2 कितने मोल Cl2 से रिएक्ट कर रही है, 1 मोल, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल से रिएक्ट कर रही है। पर ये कैसे समझ आया? जब आपने रिएक्शन को बैलेंस किया, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, रिएक्शन बैलेंस किया, मोल कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है, यदि मैं दूसरी रिएक्शन दूं, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 2 मोल बनता है। ये स्टोकियोमेट्री आप पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन में आपको इसका 10 मोल इसका 30 मोल दिया है, तो पहले तो 0 होगा इसका, जब जैसे ही ये मिलाएंगे इसमें, तो ये बचेगा 0, ये बचेगा 0, और यह कितना बन जाएगा? 20 मोल। कौन सा कंसेप्ट हुआ? मोल कंसेप्ट। लेकिन इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये है, जितना इक्विवेलेंट N2 का रिएक्ट करता उतना ही इक्विवेलेंट H2 का रिएक्ट करेगा। जबकि मोल में मुझे क्या बोलना पड़ रहा है? 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा बोलना पड़ रहा है।
जबकि इक्विवेलेंट में मुझे क्या बोलना पड़ रहा है, उतने ही इक्विवेलेंट क्या बनेगी, दिस इज इक्विवेलेंट कंसेप्ट। और मुझे मोल में क्या बोलना पड़ रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो 2 मोल अमोनिया बनती है, मोल में बोलना पड़ रहा है मुझे, और इक्विवेलेंट में ये बोलना पड़ रहा है। पर अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि ये रेडॉक्स का रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स है। तो मैं अगली क्लास में जब रेडॉक्स पढ़ाऊंगा तब तुमको आ जाएगी। पर ये विद्या समझ आई कि नहीं, मोल की और इक्विवेलेंट की विद्या क्या है। मोल जब मोल की बात करते हो तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, और रिएक्शन जब बैलेंस हो जाएगी तो फिर इस तरह से पढ़ा जाएगा 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाते हैं, और इक्विवेलेंट में ये है। अब मैं आपको मोल की दूसरी बात समझाता हूं। यहां देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको यहां ध्यान से देखिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो कितने ग्राम HCl बनेगा। वेट वेट वेट, लेकिन हम वेट 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 का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिख सकते, तो हमको मोल में बदलना। क्वेश्चन मेरा समझ आ गया। 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम HCl2 से रिएक्ट करता है तो कितने ग्राम HCl बनेगा। तो 2 ग्राम को मैं पहले मोल में बदल लूं। मोल मॉलिक्यूलर वेट बोलिए H2 का 2, कितने मोल आया 1। इसका मोल निकालना है मुझे, बताइए 71, इसका मॉलिक्यूलर वेट 71, कितना आया 1 मोल। मतलब ये हुआ कि ये भी 1 मोल दिया है और ये भी 1 मोल दिया है, और रिएक्शन भी ये बोल रहे हैं कि 1 से रिएक्ट करके इसका कितना बनाता है 2। तो बताइए पहले रिएक्शन के पहले ये कितना रहेगा और रिएक्शन के बाद ये कितना बचेगा। ये बिफोर रिएक्शन और ये आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा। अच्छा, कल लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझाया था मैंने थोड़ा सा, और ये कितना बन जाएगा 2 मोल बन जाएगा। अब बताइए रिएक्शन को मैंने ग्राम को पहले मोल में बदला, ग्राम को मोल में बदला, मोल को मोल में बदला। अब ये बताइए मोल से मुझे क्या निकालना है, इसका वेट। तो डेफिनेशन क्या होती है, मोल इक्वल टू वेट अपान, बस इसका मैं मोल निकाल रहा हूं, मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। इसकी बात कर रहा हूं मैं, कितने मोल हैं इसके 2, वेट कितना है इसका निकालना, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 36.5, ये बन गया कितना, वेट आ गया 73 ग्राम। कितना आ गया 73 ग्राम। तो ये वेट वेट रिलेशन, वेट 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 रिलेशन, इसको देखिए, वेट को मोल में बदला और मोल से मोल निकाला और मोल को फिर वेट में बदला, तो मुझे यहां पर 73 ग्राम दिख रहा है, और यहां देखिए 2 प्लस इधर की क्वांटिटी देखिए 2 ग्राम, ये 71, टोटल कितना हुआ। और यहां देखिए वह भी कितना बन रहा है 73 ग्राम। दोनों कितने, इधर का वैल्यू 71 प्लस 2 73 और उधर भी 73 ग्राम ही बना। ये कहलाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई मोल से आपने क्या निकाल दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शन, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, क्योंकि उसमें कुछ मास एनर्जी में बदल जाता है, तो जितना मास रिएक्टेंट में होता है उतना मास प्रोडक्ट में
नहीं होता, थोड़ा कम मिलता है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मास, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, किसमें बदल जाता है? एनर्जी में। यही तो क्या है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास m क्या है? मास। और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। यही तो किसकी डिस्कवरी थी? इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन लॉ। आइंस्टीन लॉ था कि नहीं? यही परमाणु बम, एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल क्या है? कोई पूछता है एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल क्या है, तो हम क्या आंसर देते हैं? इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो कैसे होता है। बस किसी भी बच्चे से पूछो तो वो इक्वल टू एम सी स्क्वायर बोले। किसने दिया? आइंस्टीन ने। बोले क्या? मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई। ठीक, किसी भी बच्चे से पूछो तो वो बता देगा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। किसी भी बच्चे से पूछो तो वो बता देगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। समझ गए? इट इज नॉट इक्वल। ये जैसे ही इक्वल टू एम सी स्क्वायर है वैसे ही ये गायत्री मंत्र है, इक्वल है दोनों। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, इससे साउंड एनर्जी से आप जो चाहें वो कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन हमको वो आता नहीं है बस। समझ गए? वी कैन कन्वर्ट द साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी कैन कन्वर्ट द मास इनटू एनर्जी बाय इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आ गया कि नहीं समझ में? तो जो पहले जो पुष्पक विमान वगैरह चला करते थे, रावण के पास था पुष्पक विमान, तो वो साउंड एनर्जी से चलते थे। समझ गए? साउंड एनर्जी से चलते थे। इस समय सबसे जो ज्यादा डिस्कवरी चल रही है एनर्जी पर, और जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि हाउ टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गए? क्योंकि स्पेस में अपन जानते हैं कि जो भी आप शब्द, जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं वे कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। साउंड एनर्जी कैन नेवर डिस्ट्रॉय, एनी एनर्जी कैन नेवर डिस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर आप सोच सकें कि हाउ टू कन्वर्ट द साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मेरी गारंटी है कि ये इस सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? ठीक है, समझ आ गया? तो ये कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखिए, इधर कितना मास था? 73। तो इधर कितना मास था? 73। दोनों साइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहीं भी ये देखिए, इसका मैंने लिया 1 मोल, इसका मैंने लिया 28 ग्राम, इसका लिया मैंने 6 ग्राम। ठीक है, बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कर दूं डायरेक्ट? 28 कितना आ गया? ये 1 मोल। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हाइड्रोजन का? 2 कितना आ गया? 3 मोल। बताइए 1 और 3 आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये कितने मोल बनेगा? 2 मोल। और इसको वेट में बदलना, वेट अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? बोलो। नाइट्रोजन 14 प्लस 3 17, ये मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया वेट? 34। यहां काउंट कीजिए, 28 प्लस 6 कितना था? 34। यहां कितना था? मास काउंट कीजिए। और यहां कितना बना? मास काउंट कीजिए। कौन सा लॉ हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आ गया समझ में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यदि हम देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो करते हैं, बट न्यूक्लियर रिएक्शन इसे फॉलो नहीं करता है।
समझ आ गया? ध्यान दीजिए, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इनिशियली ये 0 होता है बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन। अगर मैं इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट कराऊंगा तो ये 0 0 और ये कितना बन गया 2 मोल। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इसको हम वॉल्यूम की टर्म में लिखें? वॉल्यूम की टर्म में तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? यहां देखिए, एट एसटीपी मैं बात कर रहा हूं, एट एसटीपी 1 मोल ये गैस है, ध्यान दीजिए, ये गैस है और ये गैस है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये एसटीपी पर बात कर रहा हूं। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। अगर मैं आपको इसका 22.4 लीटर देता और इसका भी 22.4 लीटर देता और सिस्टम किस पर रख देता? एसटीपी। एस का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। ये हो गया एसटीपी पर यदि मैंने रख दिया, इन दोनों का 22.4 लीटर रिएक्ट कराया तो ये कितना बनेगा जल्दी बताएं? 2 × 22.4 लीटर, ये बन जाएगा इतना। मतलब मोल को हम किस में लिख सकते हैं? वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, यदि मैंने इसका 1 लीटर लिया होता, यदि मैंने इसका 1 लीटर लिया होता और इसका भी 1 लीटर लिया होता, तो इसका कितना लीटर बनता? 2 लीटर। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? इसको भी समझिए, जरा ध्यान दीजिए। अब इसका 22.4 लीटर इसके एग्जैक्ट 22.4 लीटर से रिएक्ट करता है, तो इसका कितना बनता है? 44.8 लीटर। ये मोल के ही फॉर्म है, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया इसे अपन ने। ये लॉ ऑफ वॉल्यूम कहलाता है, लॉ ऑफ वॉल्यूम। और जिस साइंटिस्ट ने इसे दिया उसका नाम था गेलुजेक, इसलिए लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गेलुजेक। ये कहलाता है लॉ ऑफ वॉल्यूम। N2 + 3H2, यदि मैं इसका 1 लीटर लूं, इसका 3 लीटर लूं, तो मुझे इसका कितना? पहले 0 रहेगा और ये 0, ये 0, तो ये कितना बन जाएगा? 2 लीटर एट कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। समझ आ गया? 1 लीटर 3 लीटर से कितना बनाएगा? 2 लीटर। बोले सर ये हुआ कैसे, हो कैसे गया? जरा देखो, पीवी इक्वल टू होता एन आर टी। तुम जानते हो आर कांस्टेंट। अगर मैं टीवी कांस्टेंट कर दूं और पीवी कांस्टेंट कर दूं, ये दोनों भी कांस्टेंट कर दिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू एन आर टी बाई वी, ये कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब बताओ, वॉल्यूम की जगह सीधे लेटर रखे जा सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। समझ आई कि नहीं बात? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये कांस्टेंट हो गया, तो जितना आप वॉल्यूम ले रहे हैं वो नंबर ऑफ मोल्स की जगह यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां देखिएगा, अब मैं आपको लिमिटिंग के टर्म में इसको समझा रहा हूं, ये लिख लिया सबने?
देखो, यदि मैं इसका, ये लिख लिया सबने, यदि मैं इसका 5 लीटर ले लेता, क्वेश्चन दे रहा हूं कि इसका मैंने आपको 5 लीटर दिया और इसका 1 लीटर, तो इसकी मोलरिटी स्टोक्योमेट्री जो है वो है 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो 1 लीटर कितने से रिएक्ट करेगा? 3 से। कितना बच जाएगा यहां पर? और ये भी 2 लीटर ही बनेगा। कब? बोलिए। एज्यूम्ड एट कंप्लीशन, 100% जब रिएक्शन हो जाए उस कंडीशन में। अगर मैंने यह बोल दिया होता कि इसका 10 लीटर, इसका 50 लीटर, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन पर कितना वॉल्यूम अमोनिया देगा, तो हम कितना आसान, हम कितना लिखते, देखिए 20, ये 10 जीरो बचता, ये 50 में से 30 रिएक्ट करता, ये 20 बचता। ये देखिए सिंपल है ना। लेकिन यदि मैं ये बोल दूं एट 50% कंप्लीशन, at 50% completion the composition of the mixture will be, अब आपको सोचना है। फिफ्टी परसेंट कंप्लीशन, ध्यान से सुनना है। पहले तो आप देखिए इसका 1 इसके 3 से रिएक्ट करता है, तो इसका 10 इसके 30 से रिएक्ट करेगा, ये 10 पूरा रिएक्ट कर गया, तो ये रिएक्शन हो गई 100% कंप्लीट। बोले सर ये तो बच जाएगा 20 लीटर और ये 20 बन जाएगा, आपने अभी बताया। तो आपको बात समझना है कि यदि ये 0 बचे तो ये 1000 लीटर भी पड़ा रहे तो क्या काम का है। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे पेन के ढक्कन 500 हैं और ये एक, बताइए कितने पेन तुम बेच सकते हो? एक। बोले मेरे पास तो 500 है जी, तो 500 पेन बना के बता दे। समझ आ गया? तो जो खत्म हो जाए, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन को कितनी चलना है। अब बताइए ये 0, ये 100% का केस है, लेकिन आपको ये केस नहीं दिया गया है। आपको कौन सा दिया गया है? अब बताइए, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, यही डिसाइड करने वाला है। 100 का पहले कर लो। अब बताइए 10 में से 50 का 5 रिएक्ट करेगा तो 5 बचेगा, और 5 इसके कितने से रिएक्ट करेगा? 15 से, तो 50 में से 15 रिएक्ट कर गए, ये 10 में से 5 रिएक्ट कर गए, ये रिएक्ट करने वाले हैं। ये देखिए ये रिएक्ट करने वाले हैं। मेरी बात समझ आ गई? ये आया है आईपीएमटी में, यही का यही क्वेश्चन। 50%। बोले सर 0 बचा, तो 0 बचा मतलब क्या हुआ? पूरा खत्म हो गया, मतलब पूरी रिएक्शन हो गई। अब मैंने पूरा खाना खा लिया, 3 रोटी रखी, तीनों खा ली और लग रही है अभी भूख, तो पूरा खत्म कर दिया, 100% खत्म। ठीक है, अब यदि मान लीजिए 10 में से 5 रिएक्ट करे तो कितने परसेंट रिएक्ट हुआ? 50%। ये 5 रिएक्ट कर रहा है तो ये कितना रिएक्ट करना चाहिए? 15, क्योंकि रिलेशन 1:3 का है, तो 15। ये कितना बचेगा? 35 लीटर। ये कितना बचेगा? 5 लीटर। और यह कितना बन जाएगा? ये देखिए 1 से कितना बन रहा है? 2, तो 5 से कितना बनेगा? 10 लीटर। फिर से बोले सर इससे आपने इससे ही बोल दिया, इसकी जरूरत नहीं। हाँ ये तो एक्सेस में, इससे 1 से कितना बना? 2। अगर ये लिमिटिंग हो जाता ना तो मैं सीधा ये बोल देता 3 से 2 बन रहा है। समझ आया?
तो ये आपका 50% का आंसर होगा कि कंपोजिशन ये है मिक्सचर में 5 लीटर बचेगी नाइट्रोजन, 35 लीटर बचेगी हाइड्रोजन एंड 10 लीटर रहेगी अमोनिया। एंड दिस इज द कंपोजिशन एंड दिस इज द लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैल्यूजिक। बना लिया, समझ आ गया सबको ये? देखिए इधर लॉ ऑफ वॉल्यूम, बोलो लॉ ऑफ वॉल्यूम समझ आ गया कैसे होता है? तो लॉ ऑफ मोल गैस पर जब अप्लाई करो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो लॉ ऑफ वॉल्यूम बन गया। और यदि एन फैक्टर मालूम हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बन जाएगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा इजी और बहुत परफेक्ट, ठीक है, वो सभी एक ही हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो सब एक हैं। मोल को वॉल्यूम में बदलना, मोल को इक्विवेलेंट में बदलना, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में बदलना, मोलरिटी, सब एक ही हैं। ये घुमा फिरा के सबका मालिक एक है, ठीक है। फाइनली आंसर, चाहे आप मोल कंसेप्ट लगाओ, चाहे इक्विवेलेंट लगाओ, चाहे लॉ ऑफ वॉल्यूम लगाओ, सबका आंसर एक ही आना है। सब कंफ्यूजन में रहते हैं अपन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एवोगैड्रो। क्या होता है एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ क्या है, क्या होता है एवोगैड्रो? एवोगैड्रो नंबर नहीं पूछ रहा हूं, वो तो बता दोगे। एवोगैड्रो लॉ बोलो, कौन बोलेगा जरा? बोलो, हाथ तो उठाओ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? हाँ बोल। हाँ, बैठे बैठे। चलिए अब आपको समझाते हैं लॉ ऑफ एवोगैड्रो। ये देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, ये दूसरा कंटेनर लिया, ये तीसरा कंटेनर ये लिया, मैंने 3 कंटेनर ले लिए और तीनों कंटेनर के वॉल्यूम इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है। इसमें मैंने भर दी CO2 गैस, इसमें मैंने भर दी H2 गैस और इसमें मैंने भर दी CH4 गैस, ठीक है। यदि मैंने इन सबका वॉल्यूम इक्वल लिया है, इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल, और ये वॉल्यूम भी मैंने बड़ा फिक्स कर दिया, मैं चाहूं तो 1 लीटर, चाहूं तो 100 लीटर, चाहूं तो 10 लीटर और चाहूं तो 22.4 लीटर, कितना भी ले लूं, 10, 20, 50, 100, 1000, 22.4, जो तुम्हें मालूम है। ये थोड़ा वैल्यू तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। प्रेशर, इसमें जो गैस भरी है सभी गैस का प्रेशर इक्वल कर दिया मैंने, और वो प्रेशर ले लिया 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इसलिए कि तुम्हारा जाना पहचाना है, ठीक है, पहले जान पहचान की बात की जाए, ठीक है।
कहीं भी अपन जानते हैं कोई के पास बैठ गए तो सबसे पहले जान पहचान ही निकालते हैं ना, वो कहाँ के रहने वाले हो। जैसे ही उसने बोला भोपाल के, वैसे ही अपनी बाँछें खिल गई, बोले हम भी हैं। ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर सबका क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल, और कांस्टेंट भी है 1 एटमॉस्फेयर कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दूं मैं, सबका इक्वल, और वो भी जाना पहचाना है 273 केल्विन। ये तीनों कंडीशन यदि देखूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, इक्वल वॉल्यूम में, देखिए इक्वल वॉल्यूम में गैस कोई भी हो, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? ये देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ, गैस कोई सी भी हो। अरे अगर मान लो और छोटी हीलियम होती ना, हीलियम, वो भी इतनी होती। बोले सर ये तो एक ही एटम है, इसमें 3 है, इसमें 2 और इसमें 5 एटम है, 5 एटम वाली गैस तो बड़ी होगी तो उसका वॉल्यूम ज्यादा, एक एटम वाली गैस छोटी होगी तो उसका वॉल्यूम कम, तो ज्यादा बराबर वॉल्यूम है तो इसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। नहीं, नहीं आएंगे। क्या लॉ है? एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो क्या बोलता है? यदि प्रेशर, सभी कंटेनर में प्रेशर सेम हो, सभी कंटेनर का टेम्परेचर सेम हो, सभी कंटेनर का वॉल्यूम सेम हो, तो सभी कंटेनर में कोई सी भी गैस भर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सेम होंगे। ठीक है, ध्यान देना, मैंने टेम्परेचर कर दिया 300 केल्विन सबका, मैंने प्रेशर कर दिया 10 एटमॉस्फेयर सबका, मैंने वॉल्यूम कर दिया 50 लीटर सबका, तो मुझे CH4 के X मॉलिक्यूल मिलेंगे तो H2 के भी X मिलेंगे, तो CO2 के भी X मिलेंगे, तो हीलियम के भी X ही मिलेंगे। समझ आ गई बात? तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure equal volume of any gases contains equal number of molecules। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम कर दें तो इतने मॉलिक्यूल किसी भी गैस के हो, वो चाहे पानी हो, तो पानी 1 मोल ले लो 18 ग्राम, और उसको इतनी हीट दो कि वो वेपराइज हो जाए, और उस वेपर को किस पर रखो, ये और ये, तो उस पानी में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। आ गया समझ में? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन सा लॉ कहलाया? लॉ ऑफ एवोगैड्रो। ये है एवोगैड्रो लॉ। तो इसलिए तो अपन बोल देते हैं 1 मोल का मतलब कितना वॉल्यूम होता भाई, इतना, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इतने। आ गया समझ में एवोगैड्रो लॉ? करूं क्लीन? स्टेटमेंट अच्छे से समझ आता है कि नहीं? ये लिखिए अगला। और देखो बोबा बोर्ड मैंने साफ किया, ये बोर्ड भी साफ कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी कर रहा हूं साफ कि लास्ट में कोई दूसरा आके इस पे लिखे, मैं ही लिखूंगा।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इधर देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, H2O, कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे समझें। H2O भगवान ने, अपन ने बोला पानी भगवान ने बनाया, ये भगवान ने बना दिया। पानी में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 और 16, 2:16 मीन्स 1:8। ये पानी भगवान ने बनाया था। ये पानी मैंने रिएक्शन करके बनाया कि भैया H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O, ये तैयार। जब इसको टेस्ट किया गया तो इसमें भी ये H2O 2 ग्राम पानी 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। 2 grams of water, 2 grams of hydrogen react with 16 gram of oxygen, that the mass ratio, ये mass ratio है, mass ratio of hydrogen and oxygen is 1:8। ठीक है, मैंने बनाया, ये तुमने बनाया। ठीक है, खूब सारा खाना खाया, ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया और ये बन गई CO2 और ये बन गया वाटर। कितनी CO2? 6, और कितना वाटर? 6। ये 6 ऑक्सीजन लग गई, 6H2O। 6 तो केवल मोल थे, लेकिन H2O में वही देखिए 2:16 मीन्स 1:8 ही क्या आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो। माने कोई भी कंपाउंड, ये अपन ने एग्जांपल ले लिया इसका, कोई भी कंपाउंड, संसार का कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बने, कितनी भी मेथड से बने, उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास रेशो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड H2O कितनी भी मेथड से बने, कहीं भी बने, ठीक है, इंडिया में बने, जापान में बने, ठीक है, लेकिन mass ratio of hydrogen and oxygen is always fixed, that is 1:8। this is called law of constant proportion। समझ आ गया। CO2 कहीं भी किसी भी मेथड से बने, चाहे हम बनाए और ये निकाल रहे हैं CO2, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहलाया, लॉ ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहां देखो, लिखना बंद करके सामने, कार्बन के 2 फॉर्म, 2 ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखना, कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा हो, वो कंडीशन में है ये। कोई एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, ये देखिए, कार्बन एक ये बना रहा है और एक ये बना रहा है। कार्बन का मास फिक्स कर दिया, देखिए मैंने 12 ग्राम, ये फिक्स कर दिया, और यहां जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है वह कितने ग्राम रिएक्ट कर रही है, 16 ग्राम। समझ आ गया, 16 ग्राम ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, 16 ग्राम। तो फिक्स मास ऑफ कार्बन रिएक्ट विद द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड सेम मास ऑफ द कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रेशो है 16:32, ये हुआ 1:2। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। कैसे, समझिए, कोई, पहले अच्छे से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा हो, बना रहा है, कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक। कार्बन का मास फिक्स कर दिया 12 ग्राम, और ऑक्सीजन के मास से रिएक्ट कराते गए। पहले रिएक्ट कराया 16 ग्राम से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार,
फिर रिएक्शन कराया 32 ग्राम से तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार, आप और आगे नहीं बन सकती, ठीक है। बट द रेशो ऑफ द ऑक्सीजन is 1:2, simple ratio. So fixed mass of the carbon react with 16 gram oxygen and 32 gram oxygen and form carbon monoxide and carbon dioxide. The mass ratio of oxygen with the fixed mass of carbon is 1:2. This is called law of multiple proportion. और दूसरा एग्जांपल देखिए, NO, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. इसको अपनी समझ के लिए आप NO का ट्वाइस कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलिए क्या है, N2O2 लिख सकते हैं इसको, N2O2 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ आ गया। मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, सभी में देखिए N2 दिख रहा है, यहां भी अब मैंने NO की जगह N2O2 कर दिया, 28 मास फिक्स कर दिया, सभी में मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया। तो यहां ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है 16 ग्राम, यहां ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है 32 ग्राम। देखिए N2 28 और O2 कितना हो गया, समझ आ गया। और यदि तुम इसे 14 करते हो तो ये 16 और 14 का डबल 28 और ऑक्सीजन 32 हो जाएगी। फिर ये देखिए कितना 48 ग्राम, ये देखिए 16 इंटू 4 और 16 इंटू 5 80 ग्राम। मीन्स ये आपको जो रेशो मिला ये 1:2:3:4:5 किस रेशो में, सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करेगी। तो फिक्स्ड मास ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज 28 ग्राम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है, एंड फॉर्म 5 ऑक्साइड, बट दे आर mass ratio of oxygen is 1:2:3:4:5, not 4.5, not 3.2, not 5.2, not 3.9, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आ गया समझ। तो फिक्स्ड मास नाइट्रोजन का जो कि 28 ग्राम मैंने किया, वह ऑक्सीजन के डिफरेंट मास से रिएक्ट करता है, बट वह ऑक्सीजन का मास रेशियो होल नंबर में ही होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अब नहीं मिटाऊंगा, समझ आ गया सबको। ये आप आज जाके पूरा से तैयार कीजिए और